नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 105 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आपको एक डिस्क दे दी जाएगी और वो डिस्क किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही होगी और आपसे बोला जाएगा कि इस डिस्क अगर मैं एक रजिस्टर लगाऊं तो उस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है, हम बोल सकते हैं उस डिस्क में कितना ईएमएफ क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक रॉड दी होती है और उस रॉड को हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मूव कराते हैं। तो मूव कराने से क्या होता है, उसमें कुछ ईएमएफ क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है। और यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो क्या करो, रोज की तरह फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर हम कितने टाइप के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो जो हमने क्लास 12th में पढ़ा था, जब हम किसकी बात कर रहे थे, ओम्स लॉ के ठीक बाद जो हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा था, यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर ड्यू टू बैटरी। बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, एक वो हो गया। दूसरा होता है क्या, मोशनल ईएमएफ। उसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, जो हमने कहां पढ़ा था, जब हम क्या करते हैं, किसी एक कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, तब जो ईएमएफ आता है, या फिर तब जो ईएमएफ की बात करते हैं, उस ईएमएफ को हम क्या बोल देते हैं, मोशनल ईएमएफ बोल देते हैं। और फिर उसके बाद आता है कि फैराडे लॉ, कि फैराडे लॉ में क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी एक करंट किसी एक लूप में जो ईएमएफ में चेंज होता है, वहां पर जो ईएमएफ की बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि तीन प्रकार की ईएमएफ होते हैं। फिर हम एक प्रकार का ईएमएफ आज देखेंगे, एक कल देखेंगे और एक क्या देखेंगे, परसों देखेंगे। तो तीन लेक्चर यहां बनेंगे तीनों प्रकार के ईएमएफ के लिए। कौन कौन से ईएमएफ, ईएमएफ इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा आएगा मोशनल ईएमएफ और तीसरा आएगा हमारे पास कौन सा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सबसे पहले यहां पर इस तरीके से लिखो, ये हेडिंग लिख देना आपने, यहां पर लिखो इस तरीके से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। या सिंपल भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ईएमएफ। और इसको जो सिंबल होता है उसको इस तरीके से दिखाते हैं, इसको ई भी बोल देते हैं, कोई एप्सिलॉन बोल देते हैं, ठीक है, कोई स्मॉल से दिखा देते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे बुक टू बुक क्या होते रहता है, ये वेरी होते रहता है। जो ईएमएफ होता है वो तीन टाइप का होता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पढ़ा। वो क्या होता है, एक तो होता है मेरे पास क्या, ईएमएफ इन ए सर्किट। क्या होता है, ईएमएफ इन ए सर्किट, ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी इसको हम ये बोल सकते हैं ईएमएफ ड्यू टू बैटरी। क्या बोल सकते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आज का हमारा क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा। दूसरा जो ईएमएफ होता है वो होता है हमारे पास कौन सा वाला, मोशनल ईएमएफ। कौन सा होता है, मोशनल ईएमएफ। और मोशनल ईएमएफ की बात कब करते हैं हम, जब कोई कंडक्टर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मूव करता है, यानी मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी एक कंडक्टर को मूव कराते हैं, तब वहां पर जो ईएमएफ आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और तो थर्ड टाइप का जो ईएमएफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या हुआ, वो ईएमएफ जो फैराडे लॉ में आता है, या बोल सकते हैं ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम वेराइंग होता है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा है, टाइम के साथ इनवेरिएंट है, यहां बोलते हैं टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तब उस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ईएमएफ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो ये किसके कारण होगा, ड्यू टू टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो ईएमएफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास तीन टाइप के ईएमएफ हो गए और एक एक करके क्या करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। और जो पहला हमारा डिस्कशन रहेगा वो किस पर रहेगा, ईएमएफ इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो फटाफट से मैं इसको मिटाता हूं और हिंट डालो क्या, ईएमएफ इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हो गया, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मिटा दो इसको। मैं देखो
हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी नेक्स्ट, ईएमएफ इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब में उसमें एक सेल होता है या बोलते हैं एक बैटरी होती है और एक वायर लगा होता है और उस वायर से कोई एक विद्युत उपकरण लगा होता है। विद्युत उपकरण का मतलब कोई एक क्या हो सकता है, आपकी टीवी हो सकती है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है, आपका मोबाइल चार्ज हो रहा हो सकता है। तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं। और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो ईएमएफ होता है उसी को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग क्या है हमारे पास, ईएमएफ इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ये पता ही है आपको, ईएमएफ इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ अब देखो होता क्या है, लेट अस कंसीडर वी हैव ए इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर, लिख के चलते हैं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं एक बार मुंह से बोलूंगा फिर लिखाऊंगा तो टाइम जाया होगा, तो लिख के चलता हूं और बोलते भी रहता हूं। ठीक है, ये सही रहेगा, सही रहेगा नहीं रहेगा, आंसर है हाँ जी सही रहेगा। ठीक है, मैं खुद ही बोल रहा हूं, खुद ही आंसर दे रहा हूं, वेरी गुड, क्योंकि सामने कोई है नहीं, कैमरा बात करता है नहीं। ठीक है, और आप लोग बात करते हो तो बहुत देर बात करते हो, वीडियो रिकॉर्ड होने के कम से कम 4-5 घंटे बाद। ठीक, तो मतलब आप लोग देखते हो तो लेट अस consider we have a electric circuit as shown in following figure, as shown in following फिगर। देखो इस तरीके से मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक बैटरी लगी हुई है, एक सिंपल सी बैटरी यहाँ बना दो। ओके, कुछ भी हो सकती है बैटरी, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप का सेल हो सकता है। एक सिंपल सा सेल जो हमारे लैब में होता है, उसमें एक क्या होता है, बीच में एक सॉल्यूशन होता है या उससे इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है और उससे एक वायर लगा होता है। सेम वैसा ही कुछ यहाँ पर मान लो। ओके, एक सिंपलेस्ट जो सेल हमारे यहाँ पे बैटरी जो हमारे लैब में होती है उसकी बात कर रहा हूँ। ओके, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, मान लिया एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव। माना ये पॉजिटिव है और ये क्या है मेरे पास नेगेटिव है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोल दिया मैंने। इसको क्या बोल दिया, बैटरी। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इससे इसको कनेक्ट किया, माना इसमें क्या लगा दिया, इस तरीके से वायर लगा दिया मैंने यूं करके, और यहाँ पर इस तरीके से एक और वायर लगा दिया, और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से एक हमारा बल्ब लगा, बल्ब ऐसे लगा दिया हमने। ओके, अब जैसे मैं क्या करूंगा, इस परिपथ को बंद करूंगा या बोल सकते हैं इस पूरे सर्किट को क्लोज करूंगा। क्लोज करने का मतलब इसको मैं ऑन करूंगा, ये समझ में आते हैं ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा। क्लोज का मतलब सर्किट को क्लोज करना, यानी इसमें करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। जैसे करंट फ्लो करेगी ये बल्ब क्या करेगा मेरा, इस तरीके से ग्लो करेगा। करेगा नहीं करेगा, आंसर है हाँ जी करेगा। अगर मेरा बल्ब ग्लो करेगा इसका मतलब इसमें क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, एंड द करंट फ्लो विल बी इन दिस वे। इस तरीके से क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव से करंट निकलती है बाय कन्वेंशन और नेगेटिव में क्या हो जाती है, आके मिल जाती है। ठीक है, कैसा होता है, ऐसा क्यों होता है पता नहीं, लेकिन कन्वेंशन क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है, माना ये करंट कितनी है मेरे पास आई है, और नेगेटिव में आती है। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, कन्वेंशन ये है कि करंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। करंट का मतलब ही क्या होता है कि चार्ज का मूव करना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। यानी इस पूरे सर्किट में क्या कर रहा होगा, चार्ज मूव कर रहा होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा करंट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ये क्या है, हमारा कन्वेंशन है। ओके, तो मान लिया इसमें क्या है, कुछ यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और इस तरीके से करंट के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये करंट इस वायर के हर पार्ट में सेम होगी या फिर अलग अलग होगी। तो इसका आंसर ये है कि दिस करंट आई इज सेम थ्रू आउट द लूप। ये लूप है ना, एक क्लोज लूप है। ठीक है, इस पूरे लूप में जो करंट आई होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है, ग्रिफिथ ने दिया हुआ है, छोटा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि ऐसा क्यों होता है। मैंने उसको पढ़ा, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया और थोड़ा बहुत समझ में मुझे नहीं आया, सीधी सीधी बात है। अब जब मेरे पूरा समझ में आया ही नहीं तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा, नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन आप इतना समझ लो कि इस पूरे सर्किट में जो करंट होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। यानी यहां पर जितनी करंट होगी उतनी ही करंट क्या होगी इस पूरे सर्किट में, इस पूरे वायर में जो करंट होगी वो क्या रहेगी, आई ही रहेगी, सेम रहेगी। यानी करंट क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। समझ में आ रही बात, करंट क्या हो जाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। एक चीज और कि यहां पर जैसे हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, यानी जैसे इस परिपथ को हम बंद करते हैं तो हर जगह करंट होती है। ऐसा नहीं कि पहले यहां पर और यहां पहुंचने में उसको 10 घंटे लग गए, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहां पर करंट है उसी टाइम पर विदाउट एनी टाइम लैग करंट यहां पर भी होती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वहां पर थोड़ा उसने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन मेरे को उतना बेहतर वो समझ में नहीं आया तो मैंने उसको क्या कर दिया, अभी स्किप कर दिया। अगर आपका मन कर रहा है कि आप उसको जानना चाहते हो, वैसे तो ऐसे जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एम क्या है, ईएमएफ पढ़ना है, न कि करंट में पीएचडी करना।
ओके, तो अगर आप जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आप ग्रिफिथ में देख सकते हो, और उसके अलावा आप इंटरनेट में या फिर कहीं और जगह आपको वीडियो मिल जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बताना चाह रहा हूं मैं आपको वो ये है कि करंट थ्रू आउट दिस लूप विल बी कांस्टेंट या फिर सेम। द करंट आई when switch off, when switch is on, when circuit is closed, then current I will flows in the circuit, and this current will be same throughout the या फिर all over the loop, will be same all over the loop। लूप का मतलब यहां पर क्या है, ये लूप, ठीक है, इस तरीके से लूप बनी। इस लूप में पूरे लूप में जो करंट होगी वो क्या रहेगी, हमारी सेम रहेगी। ओके, ये पहली चीज होगी। अब यहां पर दूसरी चीज ये आती है कि जब यहां पर करंट फ्लो कर रही है, करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, चार्ज फ्लो कर रहा है, और हम सब जानते हैं चार्ज को यहां पर धक्का लगाना पड़ेगा हमको, यानी चार्ज को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी यहां पर कुछ न कुछ फोर्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे कि इस चार्ज को यहां से यहां फिर ऐसे घुमा के फिर यहां पहुंचाने में कुछ न कुछ फोर्स क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। नाउ क्वेश्चन ये है कि जो फोर्स यहां पर इन्वॉल्व है वो कौन से फोर्स हैं। अब देखो, अगर मैं बैटरी के अंदर थोड़ा ध्यान से देखूं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बैटरी के अंदर क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है। बैटरी बोल सकते हैं, इसको हम सोर्स ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोर्स है ये क्या है, सोर्स है। और जो मोस्ट पॉपुलर सोर्स होता है, जो हम किस एक कॉमन सर्किट की बात करते हैं, वो सोर्स क्या होती है, बैटरी होती है। इसकी जगह आप कुछ और सोर्स भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जैसे आप फोटो सेल, ठीक है, फोटो सेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, फोटो प्लेट, ठीक है, उसको यूज कर सकते हो। समझ में आ रही बात, ठीक। अभी हमारे पास क्या है, सिर्फ ये बैटरी को एज हम सोर्स यहां पर ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन यही होती है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इस बैटरी के अंदर क्या होती हैं, केमिकल्स होते हैं, और यहां पर दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, और यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन होने से यहां पर जो फोर्स लगते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं, केमिकल फोर्स होते हैं। यानी यहां पर इस बैटरी के अंदर चार्ज को मूव कराने के लिए, या फिर करंट को फ्लो कराने के लिए, दोनों सेम बात हुई, चार्ज को मूव कराना या करंट को फ्लो कराना, ठीक है। तो करंट को फ्लो कराने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा फोर्स होता है, केमिकल फोर्स होता है। इफ अवर सोर्स इज बैटरी, अगर वो बैटरी के अलावा कोई दूसरा सोर्स होगा तो वहां पर जो फोर्स इन्वॉल्व होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो केमिकल फोर्स नहीं होगा, कोई दूसरे टाइप का फोर्स होगा। लेकिन अभी हमारे पास बैटरी, और मोस्ट कॉमनली हम बैटरी यूज करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर जो भी फोर्स है इनसाइड दिस सोर्स, दीज आर केमिकल फोर्स। तो यहां पर एक्चुअली फिर अब बात आती है कहां इस आउटर सर्किट में, कि आउटर सर्किट में कौन सा फोर्स क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। देखो, केमिकल फोर्स तो यहां पर खत्म हो गए, अब यहां कैसे, भी चार्ज तो यहां पर आया, फिर यहां से यहां कैसे गया, उसके लिए यहां पर जो ये कंडक्टर है ना, जो ये वायर है, इस वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इस चार्ज को यहां से यहां पहुंचाने के लिए। तो यहां पर दो चीजें हैं, दो फोर्स इन्वॉल्व हैं, एक फोर्स बैटरी के अंदर दैट इज केमिकल फोर्स, और एक फोर्स बैटरी के बाहर इस सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने के लिए, एंड दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर दो फोर्स इन्वॉल्व होंगे, तो यहां पर लिख के चलेंगे, here two forces are involved in driving current in circuit. First one is force due to source, यानी force due to source। अगर if source is battery then this force is chemical force। तब ये फोर्स कौन सा होगा, that is chemical force। अगर वो बैटरी है तब वो जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, केमिकल फोर्स होगा। समझ में आई बात। अब यहां पर हम फोर्स की भी बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज की बात करते हैं। आपने जब ओम्स लॉ पढ़ा होगा तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, फोर्स पर यूनिट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर भी हम किसकी बात करेंगे, केमिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज या फिर फोर्स ड्यू टू सोर्स पर यूनिट चार्ज ही क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे होंगे,
एंड दैट फोर्स इज एफ एस। वो फोर्स क्या होगा मेरे पास एफ एस, एस हियर रिप्रेजेंटिंग सोर्स और एफ एफ ऐसा एफ लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू सोर्स पर यूनिट चार्ज, या फोर्स पर यूनिट चार्ज ड्यू टू सोर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज ड्यू टू सोर्स, समझ में आई बात। ओके ना, दूसरा फोर्स जो होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन आउटर सर्किट, यानी जो आउटर सर्किट है यानी बैटरी के बाहर जो सर्किट है उसमें जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को ड्राइव करने के लिए, वो कौन सा होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एंड लेट अस से, और वो भी कौन सा, कैसे लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज लेंगे। तो यहां लिख के चले, तो यहां पर भी क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लेंगे। तो सिंस इसके नीचे लिखना ऐसे ब्रैकेट बना के, तो जो मेरे पास एफ ई होगा वो क्या होगा मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, इतनी बात समझ में आई ना। अब देखो, अब एक फोर्स कौन सा हो गया, फोर्स ड्यू टू सोर्स, दूसरा फोर्स कौन गया, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तो यहां पर मेरे पास नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज टू ड्राइव करंट, CRU, करंट की स्पेलिंग क्या होती है, करंट की स्पेलिंग भूल गया, करंट CURRENT, टू ड्राइव करंट क्या होगा बताओ। तो दिस विल बी इक्वल टू एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस एफ इक्वल टू एफ एस एंड फिर प्लस कितना आ गया, ये एफ ई आ गया। ना ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो सिंस वी नो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है मेरे पास, क्यू ई के बराबर होता है। तो यहां से मेरे पास ई इक्वल टू कितना आ गया, एफ ई अपॉन क्यू आ गया। एंड दिस एफ ई अपॉन क्यू इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ये ई इक्वल टू किसका होगा मेरे पास, दिस ई इक्वल टू एफ ई के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो एफ ई है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ई लिख सकता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया, एफ इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज एफ एस एंड प्लस कितना आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, एफ एस प्लस कितना आ गया, ई आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, यानी इतना फोर्स पर यूनिट चार्ज यहां पर हमको चाहिए इस पूरे सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए ना। अब यहां पर हम क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, या बोल सकते हैं देन ईएमएफ इज डिफाइन एज, या फिर ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट इज डिफाइन एज। अगर इतना फोर्स पर यूनिट चार्ज लग रहा है तो यहां पर लिख के चलेंगे, इफ एफ इज फोर्स पर यूनिट चार्ज इन होल लूप, then EMF of circuit is defined as या मैथमेटिकली डिफाइन एज ज़्यादा बेहतर लगेगा, क्या लिखना, मैथमेटिकली डिफाइन एज। कैसे डिफाइन करते हैं, E इक्वल टू दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन F डॉट DL, क्या जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन F डॉट DL। तो दिस इज अवर डेफिनेशन ऑफ EMF। तो ये क्या है, हमारी डेफिनेशन ऑफ EMF है। जब भी आपको EMF कैलकुलेट करना पड़ेगा ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई कर दें, यहाँ पर F की जगह ये वैल्यू पुट कर दो। F की क्या वैल्यू है, तो यहाँ से मेरे पास E इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ किसका, FS, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये E आ जाएगा, एंड दिस इज डॉट कितना आ गया, ये DL आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास EMF E इक्वल टू दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन FS एंड दिस इज डॉट DL एंड फिर प्लस क्लोज इंटीग्रेशन एंड दिस इज E डॉट DL, कितना आ जाएगा, ये E डॉट, यहाँ पर कितना आ गया, ये DL आ गया। ओके ना, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पास्ट में क्या डिस्कस किया है उस पर निर्भर करता है, दैट इज सिंस वी नो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कर्ललेस फील्ड होता है, यानी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। एंड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड ओवर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, ये हमने पढ़ा हुआ है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एक क्लोज पाथ के अलोंग जो लाइन इंटीग्रेशन होता है हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। अगर ऐसा होता है तो ये टर्म कितना हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इक्वल टू कितना बचा, ये मिटा दो, ये ऐसे मिटा दो,
ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना आ गया बताओ? तो यहां से जो ईएमएफ ई इक्वल टू निकल के आया, तो ईएमएफ ई इक्वल टू दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन एफ एस डॉट कितना आ जाएगा, ये डी एल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एफ एस डॉट डी एल आ जाएगा। एफ एस क्या था मेरे पास? फोर्स पर यूनिट चार्ज ड्यू टू बैटरी, या बोलते हैं ड्यू टू सोर्स। तो दिस इज अवर फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस एफ एस इज नॉट फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड दिस इज अवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो E क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इट इज नॉट ए फोर्स, ये फोर्स नहीं है। क्या है ये? सिंपल एक लाइन इंटीग्रेशन है। किसका? फोर्स पर यूनिट चार्ज का। है या नहीं है? ध्यान से देखो, ये क्या था यहां पर, क्या क्या फील हो रहा है? नाम से क्या फील हो रहा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए फोर्स? नो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स, इट इज जस्ट ए लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर लिख के चलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है तो ऐसे नोट करके बना लो। ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स। ये क्या है? कोई ये फोर्स नहीं है। इट इज जस्ट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज का लाइन इंटीग्रेशन है, वो क्या है मेरे पास? यहां पर ईएमएफ है। देखो कुछ बुक वाले इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं, सम बुक डिफाइन एज, और जो ईएमएफ है उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक चीज हमने पढ़ी थी कि एफ वर्क डन, डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है मेरे पास? एफ डॉट इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस होता है नहीं होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं, सिंपल वर्क डन। लेकिन यहां पर जो मेरे पास वर्क डन है वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, ये तो क्या था? टोटल फोर्स के लिए वर्क डन था। लेकिन ये जो फोर्स है यहां पर, वर्क जो फोर्स ये है वो वाला फोर्स नहीं, ये क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज है। तो कभी कभी बुक वाले इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि ईएमएफ ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाई बैटरी। बैटरी के कारण पर यूनिट चार्ज में जितना वर्क किया गया उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। कभी कभी हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, कुछ बुक वाले ऐसे डिफाइन करते हैं। क्या हो जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज बाई बैटरी। हमारे केस में बैटरी हम तो सोर्स से बोल सकते हैं, बाई सोर्स और बैटरी। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गया? हमारे पास ईएमएफ हो गया। ओके, नाउ अब क्या करें? ये तो डिफाइन हो गया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे। ग्रिफिथ से उठाते हैं ना एक दो क्वेश्चन। ओके, देखो बच गया, चलो कोई नहीं। सॉरी, हाँ, ग्रिफिथ की प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? 7.6, प्रॉब्लम नंबर 7.6 लिख के चलते हैं। प्रॉब्लम 7.6 क्या बोल रहा है? देखो, एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर इज सिचुएटेड। लिख के चलो, ठीक है, फटाफट। अगर आपके पास बुक है तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, बुक नहीं तो लिख लो। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर इज situated so that one end
यानी हाइट h, जो कितनी हाइट का है, हाइट h is between the plate of parallel plate capacitor, is in between the plates of parallel plate capacitor, oriented parallel to the field E, oriented parallel to the field E, the other end is way outside, other end is way outside, where the field is essentially zero, where the field is essentially zero. What is the EMF in this loop? What is the EMF in this loop? फिर क्या बोला, if the total resistance is R, if the total resistance is R, what current flows? What current flows? ठीक है, कितनी करंट फ्लो करेगी ये हमें क्या करना है, निकालना है. ओके, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बोल रहा है. एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, ऑफ वायर इज सिचुएटेड सो दैट वन एंड ऑफ हाइट h इज इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओरिएंटेड पैरेलल टू द फील्ड. ठीक है, देखो ऐसा कुछ है, मान लिया मेरे पास क्या है, इस तरीके से यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये है इस तरीके से, इधर बनाओ, इसे मिटाता हूँ, इधर बनाता हूँ. देखो कुछ ऐसा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट ये है यूं करके, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और दूसरी प्लेट ठीक इसके नीचे है यूं करके, और उनके बीच ऑब्वियसली बात है कुछ सेपरेशन होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा. ठीक, कुछ इस तरीके से है. ये क्या पैरेलल प्लेट, एक कैपेसिटर है, ये क्या मेरे पास, इसमें कितनी चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा, और इसमें कितनी है, प्लस सिग्मा. समझ में आई बात? ओके, इतनी बात समझ में आई. अब देखो फिर क्या बोल रहा है वो, कि इसके अंदर एक इस तरीके से हमने क्या रख दिया, एक वायर डाल दिया यूं करके, एक रेक्टेंगुलर वायर डाल दिया जिसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है, और यहां से वो गया है, फिर यहां से एक एंड तो इसका बाहर है, देखो ये वाला एंड कहां है, बाहर है, और ये एंड क्या है, इसके अंदर है. देखो समझ में आ रही बात, दिख रहा है, थोड़ा बहुत विजुअलाइज हो पा रहा है. ओके, कुछ ऐसा है मेरे पास कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, और ये ऐसा है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है. ठीक है, ये रेक्टेंगुलर वहां रखी मैंने, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दो प्लेट है, और इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये लूप डाल रखी है, ये चिपक नहीं रखी, इसे ऐसे डाल रखी है, और इसकी जो हाइट है ये कितनी है, h है. समझ में आई बात? देखो इसी को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, कैसे, ऐसे देखो कि एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसमें कितनी चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा, और इसमें कितनी है मेरे पास, प्लस सिग्मा. प्लस सिग्मा ऊपर है, नीचे वाले में इसने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर दिखा रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लस टू माइनस. ठीक है, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस. ठीक है, अब देखो तो यहां मेरे पास इस तरीके से लूप डाल रखी है यूं करके, ये लूप है, दिस इज रेजिस्टेंस R लगा है इसमें यूं करके, यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है, और ये जो हाइट है ये कितनी है, h है, दिस हाइट इज h. ओके, इतनी बात समझ में आई. अब हमें क्या करना है, इसमें EMF निकालना है. यहां तो अब ये तो कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, यानी यहां पर इस पूरे वायर में कितना EMF होगा, या फिर कितना इलेक्ट्रिक EMF, या बोलते हैं इलेक्ट्रिक EMF ऑफ दिस सर्किट, हमको क्या करना है, फाइंड करना है. देखो कैसे निकालोगे. अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E है या नहीं है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं होता है? आंसर है हाँ जी होता है। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी कुछ वैल्यू भी होती है जो आपको पता है कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर इनकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा है। अब जानते हैं सिंस वी नो जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफएस डॉट कितना आ जाएगा, ये डीएल आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? आंसर आज ही आएगा। तो ऐसे ईएमएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, अब दिस इज एफएस। तो इस केस में जो एफएस है वो किसके बराबर है, यहां पर जो मेरे पास फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ पर, दिस पैरेलल प्लेट के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सोर्स है या नहीं है? आंसर है हाँ जी, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज है उसको ये तो ड्राइव करेगा। आंसर हाँ जी करेगा। तो एफ एस इक्वल टू क्या है मेरे पास, एफ ई के बराबर है। ठीक है, यानी इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज है एंड दिस इज इक्वल टू ई। ये किसके बराबर होगा मेरे पास, ई के बराबर होगा। यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज है यहाँ पर ड्यू टू सोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो दिस विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। ये तो कहाँ हुआ, इसके अंदर हुआ, लेकिन मैं जैसे इसके बाहर गया, जैसे इसके मैं बाहर गया तो ये जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 चीजें हैं, है या नहीं है? अब यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर इस पूरे क्लोज इंटीग्रेशन को 4 इंटीग्रेशन में डिवाइड करूं, इंटीग्रेशन अलोंग 1, फिर इंटीग्रेशन अलोंग 2, फिर इंटीग्रेशन अलोंग 3, फिर इंटीग्रेशन अलोंग 4। ओके, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, बिकॉज यहां तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज भी कहां को, चार्ज में जो फोर्स होगा वो भी कहां को लेगा, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहां को लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। अब यहां पर जो चार्ज हैं वो क्या ऐसे इसको छोड़कर बाहर चले जाएंगे, इसको छोड़कर बाहर चले जाएंगे, या फिर इसको छोड़कर बाहर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। यानी इस वायर 2 में, वायर 4 में और वायर 3 में जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना होगा, जीरो होगा। यहां तो जीरो इसलिए होगा बिकॉज इट इज आउटसाइड, यहां जीरो इसलिए होगा क्योंकि उस चार्ज को वो अपनी डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं पा रहा है। और मोशन ऑफ चार्ज सिर्फ किस सेगमेंट में होगा, इस फर्स्ट सेगमेंट में होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहां की ओर जाएगा, इस एंड की ओर जाएगा, और नेगेटिव चार्ज किस एंड की ओर जाएगा, इस एंड की ओर। यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यानी ये क्या हो गया, यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ठीक है, एक ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही क्या है, ईएमएफ है ना, हो गया ना यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस। आंसर है हाँ जी होगा, यानी क्या करने लगी, करंट फ्लो करने लगी। ओके, अब ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे, तो बचा के मेरे पास सिर्फ ये बचा, या उससे सरल यहां पर एक चीज और था यार, क्या कर सकता हम, देखो इतना झंझट ही नहीं करना है, देखो बहुत ही सिंपल था, ऐसा कर सकते थे हम, लेकिन समझने के लिए ठीक है, लेकिन इसको सिंपल लिख दो, क्या आ जाएगा ये, दिस इज क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल आ गया। ठीक है, इतने से ही हो सकता था। ठीक, क्या देखो ये क्या है, ई डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो। तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ईएमएफ विल बी जीरो, यानी इस वायर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जीरो ईएमएफ। इफ ईएमएफ इज जीरो देन करंट विल बी जीरो। ठीक है, वो एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की, लेकिन मैं कहां चला गया, गलत दिशा में चला गया थोड़ा, यानी मैं इस कॉन्सेप्ट को भूल गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ओवर ए क्लोज सरफेस, सॉरी क्लोज लूप जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, जीरो होता है। जब मैं इसको भूला तब मैं उस नेक्स्ट स्टेप में गया, लेकिन अब मेरे को क्या आ गया, याद आ गया है तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया। अगर ये जीरो हो गया तो ये ईएमएफ जीरो, इफ ईएमएफ इज जीरो तो सेकंड क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, करंट, करंट आई भी कितना हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज करंट आई इक्वल टू कितना होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर होता है नहीं होता है? आंसर आज ही होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाई आर। इफ ईएमएफ इज जीरो तो करंट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ओके, अगर ये ठीक है तो इसी में एक और क्वेश्चन है, उसको कर लें। देखो क्वेश्चन क्या है, एक और टाइम देख लो, मैं तो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा। अगर 30 मिनट ज़्यादा होंगे तो 34 मिनट हो गए तो इसको रोकते आ रहे हैं फिर, ठीक, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो, वो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत लिखने में देर लगेगी। तो क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, क्या है, ग्रिफिथ का प्रॉब्लम नंबर 7.5। उसमें आपको क्या करना है कि एक सर्किट दे रखा है और आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर सर्किट में कि मैक्सिमम, क्या बोल रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल पावर के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वो आपको करनी है, फाइंड करनी है। ओके, एक बार आप करना घर में उसको, अगर नहीं आए तो व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, तो व्हाट्सअप में तो जवाब देता ही हूं मैं, अगर आपको नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत एफर्ट करके दिखाना, ऐसा नहीं खाली सर नहीं आया, मैंने जैसे बोला वैसे फोटो खींची भेज दी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपने मन से एक बार करने की कोशिश करना है, अगर नहीं आएगा क्वेश्चन फिर मेरे को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। ओके, उससे मैंने ग्रुप में भेजना है, ग्रुप में भी किसने आंसर नहीं दिया फिर मेरे पास आना है। ओके, ग्रुप वहां पर हमारा है, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले अबाउट में होता है, अबाउट में जाना, वहाँ नीचे जाना,
वहाँ लिंक में क्लिक करना है व्हाट्सएप वाले, आप सीधे कहाँ ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ग्रुप में ज्वाइन हो गए, अगर वहाँ किसने आंसर नहीं दिया तो फिर मेरे को क्या करो, क्वेश्चन करो। और लेकिन मेरे को जब भी क्वेश्चन भेजना है तो विथ एफर्ट भेजना है, ठीक है। आपने उसमें एफर्ट होने चाहिए कि मैंने ये कर रखा है, तो अब आपको इसमें कहाँ पर मैं सही कर सकता हूँ वो बताऊँगा मैं। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही कुछ किया ही नहीं सीधे मेरे को फॉरवर्ड कर दिया, वो नहीं हो पाएगा, ओके। और एक चीज़ और, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इमोशनल ईएमएफ, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो थोड़ा बहुत क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट था, लेकिन जो मैग्नेटोस्टैटिक का पार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा। यानी जब हम किसी एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो किस तरीके से वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे हम इमोशनल ईएमएफ बोलते हैं, जो क्या होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आएगा, हमारे फैराडे लॉ आएंगे, लेंज लॉ, और दूसरा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।